अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां बजट पेश किया जाता है तो बहुत सी बहसें शुरू हो जाती हैं। इस वक्त मैं कार डीलर्स एसोसिएशन और कार डीलर्स मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हैं, लेकिन सन्नाटे छाए हुए हैं मार्केट में। उसकी वजह यह है कि बजट में जो लेवी में इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जो छोटी गाड़ी को 12 से 18% GST करने की तजवीज़ दी गई है, उससे मार्केट पर बड़े नेगेटिव असरात अभी से पड़ना शुरू हो गए हैं। अभी ये प्रूव नहीं हुआ कितनी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्या असरात होंगे इसके। लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है सही वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी बहुत सरगर्म है। आए मेरे साथ देखते हैं कि एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी कीमत में क्या फ़र्क आएगा, और गवर्नमेंट इस पर जो बहस कर रही है क्या ये एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या रिवर्स होने की भी कोई चांसेस हैं। ये आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जेल रोड पर, जहां शोरूम्स हैं डिफरेंट गाड़ियों के, और गाड़ियों की मार्केट में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि तजावीज़ तो आ जाती हैं, बजट पेश किया जाता है, लेकिन बहुत सी अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट में क्रिएट हो जाती है। टैक्स लगना है, नहीं लगना, कितने % लगना है, किस तरह से लगना है, किस रेशो पर लगना है, कौन सी स्लैब में कितना टैक्स ऐड होगा, ये सारी चीज़ें 15-20 दिन बाद जाकर क्लियर होती हैं। लेकिन होता क्या है, जब बजट स्पीच के अंदर ये जिक्र आ जाता है कि हम इतनी लेवी लगा रहे हैं, हम इतना टैक्स लगा रहे हैं, तो पूरी की पूरी मार्केट, आपकी लोकल मार्केट से लेकर आपकी इंटरनेशनल ट्रेड तक, जो पाकिस्तान में आ रही होती है, जो यहाँ पे गाड़ियाँ मंगवानी होती हैं, लोगों ने जो बुक कराई होती हैं, एकदम से गैर यकीनी सी सूरत हाल खड़ी हो जाती है। तो उसको उसके कुछ फैक्ट्स क्लियर करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर पे बहुत सी रूमर्स जो हैं वो भी बड़ी फैल रही हैं कि इतने लाखों ये गाड़ी महंगी हो गई, इतने लाखों ये महंगी हो गई, अब आपने गाड़ी लेनी है तो आप अपना ख्वाब छोड़ दें। तो इसको ज़रा क्लियर करते हैं। हमारे साथ जेल रोड एसोसिएशन के मेम्बर्स मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर। ये जो ज़रा अफवाहें फैल रही हैं बड़ी कि फ़लाँ गाड़ी ऑल्टो इतनी महंगी हो गई, आम गाड़ियों की बात कर रही हूँ, जो एक आम आदमी अपनी जमा पूंजी से ख़रीदता है, क्योंकि जिसने लग्जरी गाड़ी लेनी है उसका 50 लाख महंगी भी हो जाएगी तो वो ले लेगा। एक आम आदमी ने अगर गिनती चुनती करके 30 लाख रुपया जोड़ा हुआ है तो उससे 31 लाख नहीं होना। तो ज़रा इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा, इस बजट में असल में हुआ क्या है? इस बजट में, हर बजट में यही होता है कि कभी भी ना वाज़ेह पॉलिसी नहीं आती, और जब तक SRO नहीं ना हो जाता तो कोई बंदा भी कंफर्म नहीं कह सकता कि इसमें ये इतना बढ़ेगा। अभी अंदाजे हैं कि 1.5 लाख महंगी ऑटो हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। जापान वाली गाड़ी या बड़ी गाड़ी जो हाइब्रिड लोकल मैन्युफैक्चर है, उसका सेल टैक्स जो 8 से 18% हो गया, किसी में 8 लाख का फ़र्क है, किसी में 12 लाख है। लोग कह रहे हैं ना, जब तक SRO गवर्नमेंट नहीं ना करती तो तब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। अब अगर उस हिसाब से लोग गाड़ियों का रेट मांगना शुरू कर देंगे, जो टैक्स नया लगना है, तो गाहक उस रेट पे गाड़ी फिलहाल नहीं ले रहा है, बाजार में कोई इतना नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है, लोगों ने मांगना अभी से शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत लोग बढ़ा के मांगते हैं, उतना तो नहीं मांग सकते ना, पर गाहक अभी रुका हुआ है। इसी तरह छोटी गाड़ी, उस पर भी कोई वाज़ेह नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस दिन बजट अनाउंस होता है दूसरे दिन SRO कर दे, लेने वालों को पता हो, देने वालों को पता। अभी गवर्नमेंट का टैक्स भी रुका हुआ है, जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर होनी है, बिकनी है, एक्साइज है या कस्टम क्लियर, तो सारा कुछ 1 महीने के लिए डेड है। कोई पॉलिसी अभी तक ओपन नहीं है। हर चीज़ 30 के बाद ओपन होगी, पता चलेगा क्या टैक्स किस पे क्या है, कौन सी सस्ती हुई है, कौन सी में। लेकिन ये तो हर साल ही होता है, हर साल ही अपनी गलती से ये नहीं सीखते। पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है, ये एक मार्केट है। दुनिया में ना 10 साल की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, 5 साल की है, 4 साल की है, पॉलिसी मुल्क की होती है। पुलिस की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, 10 साल के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। जो बनाते हैं पॉलिसी बनाने उनको चाहिए 8 से 10 साल के लिए पॉलिसी बनाए। गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, आज किसी की है, कल किसी की है, परसों किसी की है। पॉलिसी मुल्क की होती है, उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, हर बंदे को पता हो। फिर कारोबार नहीं, हम अब महीना हो गया इसी में बैठे हैं कि गाड़ी महंगी होनी है, सस्ती होनी है, गाहक भी परेशान है, लेने वाला भी परेशान है, बेचने वाला भी। अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। जब तो इसका मतलब मैंने सही कहा था कि सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा तो है, पहले भी सन्नाटा ही है, पर ये बजट में आगे थोड़ा लोग रुक जाते हैं। सस्ती होनी, बेचने वाला सोचता है कि शायद महंगी हो, लेने वाला सोचता है सस्ती हो। जब तक SRO नहीं होता जो तब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, तब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आती। चौधरी मकसूद साहब भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, अभी जो हम बात कर रहे थे कि कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आती और मार्केट रुक जाती है, और ये सिर्फ यहाँ लाहौर पंजाब की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में फिर अभी अनसर्टेनिटी जो है वो फैली हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी। ये जितने % इजाफा किया गया है, वो चाहे सेल्स टैक्स की मद में है या लेवी की मद में है, उसकी रेशो ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं? बस ऐसे ही बैठ के कि 12 से 18 कर दो,
12% ले रहे थे 18 कर दो, इतनी लेवी ऐड कर दो, 1% कर दो, 1.5% कर दो। मैडम पहले तो ये है कि इनको ये सुजुकी को छेड़ना ही नहीं चाहिए था, जितने की पहले थी। देखो सुजुकी छोटी गाड़ी है, जब अब 28 लाख वाली गाड़ी 29 लाख की या 31 लाख की हो जाएगी तो लोग तो आवाम तो परेशान है। छोटी गाड़ी कोई गरीब लेने के लिए आता है, छोटी गाड़ी को बड़े अमीर लोग या बड़े लोग नहीं लेने आते हैं, इंडस्ट्रियल नहीं लेने आते। मेन चीज़ है कि जिस बंदे के पास 28 लाख रुपया है उसने 28 वाली लेनी है। अब आगे मार्केट में आएंगे, अब मार्केट में ऐसा है कि सुजुकी जिसके पास भी खड़ी है, किसी बंदे को जो लेने के लिए आ रहा है, जो 28 लाख की पहले बिक्री थी, अब उसका मार्केट में 29.5 लाख मांग रहे हैं। और 29.5 इसलिए मांग रहे हैं कि टैक्स बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया। या तो टैक्स बढ़ जाए, पता चल जाए ना अभी भी टैक्स पक्का बढ़ गया। तो इसका मतलब जो बीच में लोग होते हैं वो अपनी कमाई लगाना शुरू कर दिया उन्होंने बीच में। देखो बीच में डीलर तो जो जिसने गाड़ी मंगवाई है वो तो सोचेगा ना भी टैक्स लग जाए ना, गाड़ी अगले महीने ये तो मैं कमाई कर लूं, 1.25 लाख महंगी हो जानी है, 1,25,000 महंगी हो जानी है, तो मैं इसको पहले 1,25,000 ले लूँ इनसे सबसे। इसीलिए मार्केट में ऐसे ही इस टाइम जो मार्केट की सूरत हाल है ना, मेरा ख्याल कहता है कि हमारे पास हर किस्म की गाड़ी होती है, छोटी भी है, बड़ी भी है, सबसे बड़ी भी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा जिस दिन का बजट है, मैं 2 या 3 गाड़ियाँ हमने बेची होंगी इधर, सिर्फ 2 या 3 गाड़ियाँ। क्योंकि मेरे पीछे यहाँ पे इस वक्त सारी लग्जरियस गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। आगे हमने देखा है वहाँ पे कि इकोनॉमिकल गाड़ियाँ जो एक आम आदमी खरीदता है वो भी हैं। तो आपके पास हर तरह की वैरायटी है, हर जगह हर किस्म की, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास खड़ी नहीं है। तो हमने जिस दिन का बजट आया 3 गाड़ियाँ या 4 गाड़ियाँ बेची, क्योंकि ग्राहक पीछे हट गया, ग्राहक थोड़ा सा रुक गया है। इसलिए रुक गया है कि टैक्स बढ़ना है या कम होना है, ना बढ़ा है अभी ना कम हुआ है। अभी कंफर्म पॉलिसी कोई कंफर्म एसवार हो जाएगा जहाँ पता चल जाए कितना टैक्स लगा है या बड़ी गाड़ी में से कितना कम हुआ है। जो कम हुआ है तो कितना हुआ है। इसलिए फिर लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्रूजर में 50 लाख का फर्क आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं जी कुछ फर्क नहीं आना, कुछ कह रहे हैं पराडो में 15 लाख का फर्क आ जाएगा। अभी तक हमें कोई पता नहीं है। कस्टमर आता है वो कहते कम हो रहा है, हम कहते नहीं कम कुछ नहीं हो रहा। इसलिए थोड़ा सा अपना अभी कंफ्यूजन चल रही है। अच्छा, मुझे मैं अब जरा कुछ लोगों के लिए सवाल पूछना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे डिस्कस भी हो रहा है। जिसने गाड़ी ऑलरेडी बुक कराई हुई है, अगर ये टैक्स लग जाता है क्या उसकी गाड़ी भी महंगी हो जाएगी? नहीं, जो गाड़ी बुकिंग हुई है वो अभी जो 30 जून से पहले गाड़ी निकलेगी ना, जो 30 जून के लिए बुक हुई है वो जून में तो टैक्स नहीं लगेगा। जब जुलाई में शुरू हो जाएगा, यकम जुलाई आ जाएगी, जो कोई टैक्स लग गया तो वो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप खुशकिस्मत हैं कि अगर आपकी 30 जून से पहले गाड़ी आ गई है तो आपके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जो वो कंपनी की पॉलिसी है ना, जो कंपनी ने जून के लिए बुक की है तो उन्होंने जून में देनी है। अगर जुलाई में गाड़ी, वही गाड़ी जुलाई में आएगी जिसकी जुलाई में बुकिंग है, उसके ऊपर टैक्स लग गया तो वो देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी। अच्छा, लेवी ऐड करने से कीमतों में कितना फर्क पड़ेगा? ये पहले ऐड है थी। देखो हमें सुन रहे हैं कि छोटी गाड़ी के ऊपर 2% लेवी लगा रहे हैं। उन 2% मतलब है कि 50 लाख वाली गाड़ी के ऊपर 1 लाख बढ़ेगा, अगर 60 लाख वाली गाड़ी पे 1,20,000 बढ़ेगा, 30 लाख वाली गाड़ी पे ऊपर तकरीबन 60,000 बढ़ेगा। ये हम सुन रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, ये तजावीज़ है ना, उन तजावीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तजवीज़ ही डिस्कस करने का हम भी कर रहे हैं। ये चीज़ें जो कस्टमर आता है वो कहता है जी महंगी तो अभी हुई नहीं, आप पैसे क्यों ज़्यादा मांगने शुरू कर दिए, जहाँ भी लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। और जितना सोशल मीडिया में ये सोशल मीडिया ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कोई भी बिजनेस है, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, दूसरे लोगों का किसी का सेंट्री का बिजनेस है, किसी का इम्पोर्टेड कुछ चीज़ आ रही है, हर लोग इससे परेशान है। सर आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अभी हम सोलर पे शो करके आए हैं कुछ दिन पहले, बेशक उसकी डिस्कशन में वो रिजेक्ट हो गया कि 18% नाम ना लगाएं। अब पता नहीं है वो अप्रूव होता है या नहीं होता है। सोलर की प्लेटें महंगी हो गई पहले। तो ये अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट की अपने डिसीजंस की वजह से होती है। कभी आप लोगों की सजेशंस पे कभी एसोसिएशन ने जाके गवर्नमेंट को मशवरा देने की कोशिश की है? कभी किसी ने ताजरों से तो किसी ने पूछा ही नहीं कभी आज तक। ताजरों से कभी किसी ने डिस्कशन की ही नहीं है कि ये मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, हमारी यूनियन का चेयरमैन है, हमारे सदर हैं, उनसे किसी ने या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में या किसी ने मीटिंग नहीं की कि क्या तजवीज़ क्या है। हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है। बड़ी गलत बात है सर। आप लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, आप लोग रजिस्टर्ड कारोबार चला रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ अलायंस के साथ अपना टैक्स भी पे कर रहे हैं, अपना जाती भी। फिर गाड़ियों के हिसाब से जब आप गाड़ियाँ बेचते हैं तो जाहिर है टैक्सेस और ड्यूटीज जो भी होता है वो गवर्नमेंट को जाता है। मसला ये है कि हमेशा मेजर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना किसी भी बिजनेस के, उनको बैक स्टेप पे रखा जाए। बस यही चीज़ है ना, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, ताजरों से पूछा जाए
जो बिजनेस जो कर रहा है यूनियन को इन्वॉल्व कर ले, जितने भी लाहौर में या पाकिस्तान ट्रेड को इसमें किसी जो भी बिजनेस हो रहा है उसका थोड़ा सा उसको उसके साथ मशवरा किया जाए कि जनाब ऐसे अपना से कर लगे हैं, कितना टैक्स बढ़ा दिए, कितना कम कर दिए, तो लोगों को थोड़ा पता हो। लग रहा है वैसे जस्टिफाइड सी जो टैक्स लगा है, ये जो टैक्स अभी लग जाएगा, तजावीज़ हैं और लगाएगा ही लगाएंगे गवर्नमेंट, कितने % लगाते हैं वो अब क्लियर होना बाकी है। आपको लग रहा है ये जस्टिफाइड है? जो आजकल दौर चल रहा है, जो बिजनेस के हालात चल रहे हैं, जो लोगों के हालात चल रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड नहीं लगना नहीं चाहिए? ये टैक्स जो इन्होंने लगाया है ना, ये 12 को जो 18% कर रहे हैं, ये लगना नहीं चाहिए। एकदम ही 6% लेवी नहीं लगनी चाहिए, ना लेवी लगनी चाहिए या ना ये टैक्स लगना चाहिए। जिस तरह है इस तरह इसको चलाएं और ये इस तरह ही चलेगा तो काम चलनी। तो देखें ना, ये टैक्स लगा देंगे। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री कारों की लगी है, ये पाकिस्तान में जो हाइब्रिड गाड़ियाँ बना रहे हैं तो वो तो बहुत महंगी हो जाएगी, तो वो तो क्या करेंगे? वो इतनी गाड़ी तो नहीं बेच सकेंगे, बुकिंग नहीं होगी, तो प्लांटों का क्या बनेगा? इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके वही बनेगा जो कोविड के ज़माने में हम सुनते थे कि फलां प्लांट भी आ रहा है और फलां प्लांट भी आ रहा है और फिर वहीं से यू टर्न हो गया और वो वापस चले गए और नहीं लग सका। ये सब हमारे जो सियासतदान हैं इनको सोचना चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगी है उसका क्या बनेगा। जितनी महंगी हो जाएगी, ये 12 को 18% कर देंगे, काफ़ी महंगी, कम से कम ही हाइब्रिड हैवल जो है वो 10 लाख का फ़र्क आ जाएगा, टसॉन में 8-9 लाख का फ़र्क आ जाएगा, फिर जो इसके अंदर किया है उसके अंदर भी फ़र्क आ जाएगा। तो वो इतनी महंगी हो जाएगी, तो इतनी महंगी जब गाड़ी हो जाएगी फिर लोग सोचेंगे क्या लेना है हमने, बहुत महंगी। सर, एक तरफ आप माहौल दोस्त पॉलिसीज़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो है वो लेवी टैक्स जो भी आपने ड्यूटीज़ लगानी है वो लगा रहे हैं, तो ये तो लोगों को डिस्करेज करने वाली बात है। मैंने आपको पहले बताया नहीं, लगे नहीं, ये लोग तो देखो पहले ही परेशान है। बिजनेसमैन जितने पाकिस्तान में ये पिछले 5-4 साल से 6 साल से ये लोग बिजनेसमैन जितना सारे परेशान है। सब कारोबार नहीं है, इतने जितने कारोबार होना चाहिए उतना कारोबार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, चौधरी मकसूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अभी जो है वो इजाफा ना मंजूर हुआ है, ना अप्रूव हुआ है, ना गाड़ियाँ अभी उस तरह से महंगी हुई हैं, लेकिन मार्केट में खामोशी भी है इस वक्त। बायर्स कंफ्यूज हैं कि अभी लें टैक्स लगने के बाद लें, क्योंकि अभी अब अगर आप लेंगे तो जब जिस भी डीलर शॉप पे आप जाएंगे वो आपको वो इजाफा अप्रॉक्सीमेटली इजाफा करके ही गाड़ी देगा। तो बात फिर वही आ जाती है कि गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर आपने फ़ैसला लेना है तो जल्दी फ़ैसला लें और क्विक डिसीजन लेकर आप उसको अनाउंस कर दें, ताकि ये जो अनसर्टेनिटी है मार्केट की, सोशल मीडिया की अफवाहों की, उसमें कमी आ सके। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब करेंगे ज़रा पते की बात। और पते की बात ये है कि इस वक्त आप जैसे मुझे देख सकते हैं कि मैं जेल रोड पर ख्वाजा मोटर्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर तरह की गाड़ी जो है वो सुजुकी, होंडा, तमाम गाड़ियाँ मौजूद हैं। लेकिन असल में मेन कंसर्न एक आम आदमी को जो कंसर्न कर रहा है वो छोटी गाड़ी है। वो गाड़ी है जो लोग अपनी जमा पूंजी से, अपनी कमेटियाँ डालकर, अपने पैसे बचा कर सोचते हैं कि अब हम जो है ना, हम अपनी ड्रीम कार ले लें। ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है ना, ये बहुत से लोगों का ख्वाब है। पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करते रहते हैं कि इतने पैसे जोड़ लें कि हम ये गाड़ी ले लें। कोई एक ज़माना था 7-8 साल पहले आप चले जाएं तो ये गाड़ी बड़ी इकोनॉमिकल मिल जाती थी। अब ये गाड़ी जो है उस ज़माने में जो 1300 से मिलती थी उससे भी महंगी मिल रही है। और फिर गवर्नमेंट बजट अनाउंस कर देती है, गवर्नमेंट GST बढ़ा देती है, गवर्नमेंट लेवी लगा देती है, और वो आम आदमी जो घर में बैठकर सोच रहा है आटा, घी, चीनी के भाव क्या चल रहे हैं कि मैंने इसके लिए पैसे बचाने हैं, उसका वो ख्वाब टूट जाता है। फ़ाइल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ाइल साहब, ये जितनी मैंने बातें की हैं क्या 100% करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है कि लोग ख्वाब देखते हैं ये ऑल्टो, ये छोटी ऑल्टो या ये वैगनार लेने के कि थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं तो ये ले लें वरना ये ले लें। जी वो ख्वाब तो टूट गए लोगों के। टूट गए। अभी तो इस वक्त तो जो पोजीशन ये है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। ये तकरीबन बजट में जो अनाउंस हुआ है तकरीबन 2 लाख रुपए इसकी कीमत बढ़ जाएगी अगर वही अप्रूव हो जाता है तो, जो इस कीमत में भी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। तो अब जब 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा तो फिर कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? अभी कितने की गाड़ी? अभी ये तकरीबन है ये 28 लाख कितने की है, फिर ये VXR, फिर इसके बाद तकरीबन 2 लाख बढ़ जाएगा तो 31 लाख रुपए हो जाए। जो इसमें VXL वर्जन है वो 33 लाख रुपए का हो जाए। वो 33 लाख सर 33 लाख रुपए की ये छोटी गाड़ी कितने सीसी है ये 660 सीसी। 660 सीसी। क्यों 660 सीसी गाड़ी को, छोटी गाड़ी को इस दफ़ा बजट में टारगेट किया गया? इस पे साथ 12.5% सेल टैक्स। IMF ने कहा है कि तमाम चीज़ों पे 18% हो जाएगा। तो वो जो इस पे रिलीव जो दिया गया था वो सारा वापस वापस ले लिया गया कि अब इसके ऊपर भी बड़ी गाड़ियों की तरह बिल्कुल 18% भी 18% था और इस पे भी 18 हो गया। सर फिर लेवी की बात भी की जाए, 1% लेवी भी लग गई है, वो एक्स्ट्रा है।
तो वो उसको मिला के तकरीबन 2 लाख से ऊपर ही पड़ जाएगा। 30 से ऊपर जो है वो बेसिक गाड़ी, कोई सिस्टम नहीं, कोई ऑटोमेटिक नहीं, कुछ नहीं, बेसिक गाड़ी जो इसकी VXL वर्जन बड़ा वो 33.5 लाख के करीब पड़ जाएगा जब ये टैक्स अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो तो इसका मतलब अप्रूवल तो होना ही होना है, उसका ये वापस तो होना नहीं है। IMF कभी ऐसे हुआ है कि बजट में अनाउंस हुआ और तजावीज़ में कभी हो जाता है। अब देखें इस दफ़ा तो अभी तक तो कोई ऐसी रूमर नहीं है। तो ज़रूरत थी टैक्स लगाने की, जो कारोबार इस वक्त चल रहा है, जो हालात। ये तो बेचारा गरीब आदमी लेता है गाड़ी, सबसे सस्ती गाड़ी थी जो इस वक्त ये जो है ना, जो किसी ज़माने में सुजुकी की मेहरान हुआ करती थी। मेहरान तो 45,000 रुपये 50,000 रुपये की होती थी। अब जो है आप देख लें। नहीं, मैं छोटी गाड़ी की बात कर रही हूँ, लेकिन सही कह रहे हैं। और अब आप देखें 50, ये तकरीबन 40 साल पहले 45,000 से शुरू हुई थी और ये अब ये 33 लाख की हो गई है। 33 लाख की हो गई है। सर ये गाड़ी 33 लाख, ज़रा आइए मेरे साथ, मैं कह रही हूँ ज़रा दिखाएं आप हमारे साथ। वसीम भाई आप भी आए ज़रा, कि ये जो गाड़ी है, ये छोटी सी गाड़ी जिसकी डिग्गी नहीं है, जिसको बड़ा टायर भी नहीं है, स्टेपनी जो होती है ना वो भी नहीं है, स्टेपनी भी नहीं है। ये मुझे नहीं पता था, ये आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है। लड़कों को तो ऑब्वियसली पता होगा। ये वो गाड़ी है जो आप जमा पूंजी से बड़ी मुश्किल के साथ, बहुत मुश्किल से लेते हैं। ये बहुत से प्रॉब्लम्स भी उस तरह से सॉलिड, जाहिर है जितनी कीमत है उस हिसाब से, क्योंकि छोटी गाड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी यही थी, सबसे सस्ती अब नहीं है। तो अब अगर इसका ये हाल हो रहा है, रिकंडीशन आएगी ना, वो भी तकरीबन 40 लाख की पड़ेगी आगे। 40 लाख रुपए नहीं ले सकता एक आम आदमी अब गाड़ी। सवाल ही पैदा घर का ख्वाब तो उसने पहले आप ही यकीन करें इस वक्त जो काम की पोजीशन है 2-3 साल हो गए हैं, बिल्कुल ही कुव्वत खरीद खत्म हो गई थी। हम महीने की अगर 100 गाड़ी बेचते थे ना, तो इस वक्त तकरीबन 2 या 3 गाड़ियाँ भी नहीं बेचते महीने की। ये तो बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, कारोबार के भी और लोगों के भी। इतने बुरे हालात, लोगों को काम होगा तो गाड़ी लेगा ना। इस वक्त तो लोगों को खाने की पड़ी हुई और गवर्नमेंट को अपना हिस्सा लेने की पड़ी हुई है, वो चाहे लेवी हो या टैक्स की मद में हो। सर ये गाड़ी बेहतर है, जाहिर है। ये 1000 सीसी है ना, इसमें तो पहले ही 18% था, लेकिन इसमें 1% और लग जाएगा। 1% और लग जाएगा, लेवी बढ़ जाएगी। अच्छा 650 सीसी, जो 660 सीसी की हम बात कर रहे हैं, उसमें कैरी डब्बा भी आता है। एक ऐसा शख्स एवरेज में आता है, क्या उसके ऊपर भी इजाफा हो जाएगा? उसपे भी तकरीबन तो जो लोग अपने 1,80,000 1,80,000 का अगर यही अप्रूव हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो लोग अपने कारोबार के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए वो खरीदते थे, बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा। क्या जरूरत पड़ी थी हुकूमत को? IMF ने कह दिया तो इसका मतलब हम मजबूर हैं। मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको वापस होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले तो आपसे सजेशन नहीं ली जाती किसी भी एसोसिएशन को? जो बहस में इसको वापस लेना चाहिए और किसी चीज़ पे लगा दे, मगर ये तो गरीबों की गाड़ी है। बड़े मुश्किल से लोग जो है ना वो लेते हैं जमा पूंजी करके। और जो देखें इस टाइम देखें, अभी तो 10 दिन बाकी हैं बजट मंजूर होने में, मगर इस टाइम भी कोई गाहक नहीं है, इस रेट में गाहक नहीं है। तो जब 2 लाख रुपए बढ़ेगा फिर गाहक। अच्छा मैंने सुना है बहुत से डीलर्स जो हैं वो अभी से बढ़ा के बेचना शुरू कर दें, जो बढ़ा के बेचने की कुव्वत खरीद ही नहीं है इस वक्त, लेकिन कीमतें बढ़ा के बता रहे हैं। कीमतें बढ़ा के लाजमी बात है, पीछे से माल नहीं मिलेगा। इस वक्त जो जमा है कंपनीज में गाड़ियाँ, वो बुकिंग की, वो पहले उनको डिलीवर कर रहे हैं कि अगर उन पे भी लग गया, पहली तारीख के बाद उस पे भी लग जाएगा, क्योंकि 30 जून तक जो गाड़ी आई, इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का टैक्स है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल में आपने बात की और बड़ी अच्छी टर्म आपने यूज़ की कि ये गरीबों की गाड़ी थी, ये एक आम आदमी की गाड़ी थी। आप अपने सरकारी अफसरान को बड़े आराम से करोड़ों की गाड़ियाँ, फॉर्चूनर, ब्रांड न्यू शॉप पर लगी गाड़ियाँ जिसे हम आम जबान में कहते हैं, आराम से दे रहे थे। आपने अपने वुज़रा के लिए गाड़ियाँ, अभी हम कुछ दिन पहले खबर पढ़ रहे थे FBR के टैक्स कलेक्टर ऑफिसर्स को गाड़ियाँ मिलेंगी। मतलब हर ब्रांड न्यू गाड़ी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने अफसरान को देनी है, उन्होंने वो आसाइशें, वो तमाम लग्जरी इंजॉय करनी है, क्योंकि हम उनके लिए बड़ा अमीर मुल्क हैं। लेकिन जहाँ आम आदमी की बात आती है, आप गरीबों की गाड़ी भी महंगी कर देते हैं। 2 लाख 3 लाख से गवर्नमेंट को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी ने जो 30 लाख जोड़े हैं, तो वो सिर्फ 30 लाख में ही गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। जो 28 लाख जोड़े हैं, वो 28 लाख से आप 10,000 भी ऊपर कहेंगे ना, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसने वो 10,000 कहाँ से मैनेज करना है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट IMF की मोहताज है जी। पता नहीं IMF को ये नज़र क्यों नहीं आता, ये पता क्यों नहीं लगता
कि हमारे पीएम हाउस का बजट कितना है, हमारे सीएम हाउस का बजट कितना है, पीएम हाउस की डिस्पेंसरी के लिए कितने करोड़ों का बजट रखा गया है, उनके मुलाजिमीन के लिए, उनके पूरे साल में खानों के लिए, लग्जरी खानों के लिए कितना बजट रखा गया है, वो नज़र क्यों नहीं आता। एक कॉन्वॉय में 50-50 गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही होती हैं, वो नज़र क्यों नहीं आता। करोड़ों की गाड़ियों में सब लोग फिर रहे होते हैं, वो नज़र क्यों नहीं आता। असासे कहाँ से जा रहे हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, वो नज़र नहीं आता। ये ऑल्टो ज़रूर नज़र आती है, ये गरीब आदमी की गाड़ी ज़रूर नज़र आती है कि ओहो ये 12% क्यों दे रही है, 18 कर दो इसको और बात ख़त्म। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होंगे और इसी बजट में कुछ और भी नई अनोखी चीज़ें बताई गई हैं, फैसले किए गए हैं। कुछ ई कॉमर्स की इंडस्ट्री नज़र आ रहा था गवर्नमेंट को कि बहुत ऊपर जा रही है, लो जी इसे भी पकड़ लो। वहाँ क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हर तरफ बजट के हवाले से बात हो रही है, टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है। जहाँ एक बहस ऐवान और असम्बली में चल रही है, वो चाहे वफाक की हो या पंजाब की हो, वहीं पर आम हलकों में भी, अवामी हलकों में भी ये बहस चल रही है कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगा और उस किससे कितना आवाम को नुकसान होने जा रहा है। ऐसा ही एक टैक्स और एक नई चीज़ जो इस दफ़ा बजट में देखी गई वो ई कॉमर्स के हवाले से है। और इस वक्त ई कॉमर्स एसोसिएशन जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रोटेस्ट कर रही है कि ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो नई रीडिफ़ाइन किया गया है तमाम चीज़ों को, वो किस तरह से किया गया है, किन बेसिस पर किया गया है, क्या हमें ऑन बोर्ड लिया गया था या नहीं, और अगर नहीं तो फिर उसको जस्टिफाई किया जाए कि आप कैसे इंकरेज करने की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग को, ई कॉमर्स को आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। और लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, लोगों का जो पैसा है, जो इकॉनमी में वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, टैक्सेस पे करके भी, हर चीज़ को रेगुलराइज करके भी, उनका फ़ायदा होने की बजाय अगर नुकसान होना शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट को वो मशवरे, वो शिकायतें सुन लेनी चाहिए। और वही शिकायतें हम सुनाने आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ ई कॉमर्स एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद हैं, फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं और उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले ई कॉमर्स एसोसिएशन की एक फ़ीमेल फाउंडिंग मेंबर जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक है। ई कॉमर्स एसोसिएशन अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड भी हुई, बनी भी कुछ महीने, करीबन 1 साल कह लें अगर तो गलत नहीं होगा। इससे पहले इतना बूम भी नहीं था इसका। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग ट्रस्ट बेसिस के ऊपर ऑन द ब्रांड्स करना शुरू किया, लेकिन वहीं पर अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारा हिस्सा भी दे। वो जो एक हिस्सा लेने वाली बात होती है ना, वो चाहे 100 रुपये की हो या 200 रुपये की हो, वो लोगों को ज़रा चुभना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम एक तरफ तो अवामी भी है, दूसरा आप एसोसिएशन और जितने ब्रांड्स हैं, जितने ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इस पर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। तो ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि एतराज़ है क्या। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर जब इंटरनेट के इशू हुए तो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। जो पीक डेज थे, पूरे साल का जो पीक टेन्योर था जहाँ पर ई कॉमर्स बूम पे होता है, उन्हीं टाइम पे इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन से बहुत इश्यूज़ हुए और वो सारे इश्यूज़ छोटे छोटे हर किसी ने रेज़ किए, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं थी। सो एट दैट पॉइंट पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बनी और हम लोगों ने तब मिल के, पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने मिल के इसके ऊपर आवाज़ एक उठाने की कोशिश की और चीज़ें बिल्डअप होती गई। अब हम इस स्टेट पे हैं कि आज हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग पहले भी टैक्स दे रहे हैं, हमारी हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है। आप ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं पेमेंट गेटवेज के थ्रू हो रही होती है और उन सब के ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है। इवन वो COD क्यों ना हो, कैश ऑन डिलीवरी ही क्यों ना हो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़ा हुआ है। हर चीज़ का रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़ा हुआ है। ऑनलाइन सेलिंग ही बेसिकली ई कॉमर्स है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी टैक्स के ऊपर हम लोगों की कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो। हाँ, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स की। देयर शुड बी अ बेंचमार्क फॉर फाइलर्स एंड फॉर नॉन फाइलर्स। एक तो इस टैक्स में वो ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इससे सेलर के लिए भी और बायर के लिए, सेलर के लिए भी, बायर के लिए भी, लेकिन ऑन ई कॉमर्स बिजनेसेस। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करूँगी वो स्टार्टअप्स हैं और वुमेन बेस्ड बिजनेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। और वो इस तरह से अफेक्ट हुए हैं कि ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और अब टैक्स की वजह से वो बेयरेबल नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ी आवाम है जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की फ़ीमेल्स की है। सेम उसी तरह बायर्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, 80% ख़वातीन हमारी फ़ीमेल बायर है। अब उनके ऊपर टैक्स लग रहे हैं तो वो पहले ही हेजिटेट करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। अगर ज़्यादा करेंगी तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री बजाय ग्रो करने के डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने सर। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ जो आपने अभी जिक्र किया कि हम एक तरफ इनकरेज करते हैं
कि आप घर से बाहर निकलकर खवातीन काम अगर नहीं कर सकती, क्योंकि घर भी देखना है, बच्चे देखने हैं, सब कुछ इस जिम्मेदारी है, आप घर बैठकर काम शुरू करें। हम एक तरफ लोगों को, खवातीन को इनकरेज करते हैं कि जी आप एम्पावर हो, घर की अखराजात में अपना हिस्सा डालें, दूसरी तरफ हम उनको इस तरह से डिस्करेज कर रहे हैं कि फैसिलिटेट करने के बजाय मज़ीद हर्डल्स क्रिएट करें। जी बेटा, पहली दफ़ा ही हुआ है कि जो पाकिस्तानी खवातीन घर में बैठी थी, मोबिलिटी के बड़े इशू थे, उन्हें घर बैठ के कमाने का मौका मिला था, और ये बड़ा तारीखी वक्त था कि उनको मुल्क को मुस्तहकम बनाने में उनका मुआशी रोल एक अदा हो रहा था। अब एकदम से उन पर अगर हम टैक्स लगा देंगे 18%, तो उन हौसलों, उन बच्चियों की जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया, अपने घरों को सपोर्ट कर रही हैं और इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करना शुरू किया, वो तो मायूस हो जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन जब भी कोई इंडस्ट्री बूम करती है तो उसकी एसोसिएशन बनती है। तो अब एक साल से सबको पता है कि इनकी एक इतनी बड़ी आवाज़ पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन मौजूद है, तो उनसे बैठते, उनके साथ बात करते। ऑल ओवर पाकिस्तान की जी, रिप्रेजेंटेशन है, पूरे मुल्क की है, और ये इसकी ज़रूरत थी कि जब ई-कॉमर्स इतना कमा रही है, पाकिस्तान में इतना रेवेन्यू आ रहा है और दुनिया भर के तरक्की मालिक जो हैं वो ई-कॉमर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पे, जिस तरह माजी में हमने इंटरनेट पे वो सुस्त रवि का शिकार रहा, लोगों की इनकम कम हुई, और ये टैक्स तो बिल्कुल उनको इस मुल्क की तरक्की को रोक देगा। तो हम कहते हैं कि ये टैक्स ज़रूर लगे, लेकिन मुनसिफाना हो, ताकि लोग उस पर, लोगों को ये ना हो कि हम काम कर रहे हैं मुल्क के लिए और हमें रोका जा रहा है। अच्छा, मुनसिफाना का आपने जिक्र किया, तो फिर ये डिफ़ाइन कौन करेगा? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला कि अक्सर एक बात कही जाती है कि गवर्नमेंट को फिर अपना हिस्सा चाहिए होता है। कोई भी एक इंडस्ट्री, कोई भी एक मार्केट जो बूम कर रही हो, जहाँ नज़र आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो चलो जी हम भी अपना हिस्सा ज़रा उसमें डाल लें और ले लें, हम भी अपना हिस्सा ले लें। अच्छा, तो उसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे? अच्छा, मुनसिफाना की बड़ी अच्छी आपने बात की। एक तो उस इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठे, अगर आपको नहीं पता ई-कॉमर्स क्या है तो उनके साथ बैठना चाहिए। दूसरा, टैक्स इसलिए होता है कि आप कोई सहूलियत भी दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को दे तो कुछ नहीं रहे, लेकिन उनसे 18% लेने की तवक्को रख रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये गैर मुनसिफाना है। या तो आप इंटरनेट की सहूलत दे रहे हैं, तो इस तरह के कानून साजी कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना में लोगों ने खुद से ये रास्ते अपनाए। पाकिस्तान अगर फ्रीलांसिंग में दुनिया में चौथी बड़ी इंडस्ट्री है, ये हमारे नौजवानों ने खुद से रास्ते ये तलाश किए हैं। इसमें हमारी हुकूमतों ने अपना किरदार अदा नहीं किया। हम कहते हैं कोई भी हुकूमत हो, वो अपना हक उस तरह से अदा नहीं कर पाई, और अगर लोगों ने खुद से एक रास्ता बना लिया, मुल्क में रेवेन्यू ला रहे हैं, तो हमारे असल नेशनल हीरो ये हैं जो मुल्क में बेशक भले $1 ला रहा है फ्रीलांसर, वो इस मुल्क का हीरो है, क्योंकि हमें रेवेन्यू चाहिए, इस मुल्क को मजबूत मुल्क हमने बनाना है। तो उन्हें चाहिए कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के साथ बैठें, उनकी मशावरत से बनाएं। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ई-कॉमर्स कमेटी का कन्वीनर हूँ। लाहौर चैम्बर के जो लोग हैं ई-कॉमर्स के, उनके साथ बैठें, जिन पे टैक्स लगा रहे हैं कम से कम उनकी राय तो ले लें, राय ना लें उसके बारे में कुछ मालूमात ले लें। सही बात है, ये आपने बड़ी अच्छी बात किया। हमेशा हम यही कहते हैं कि मेजर स्टेक होल्डर्स को कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो आपने ये सही कहा कि मशवरा नहीं लेना, ऑन बोर्ड नहीं लेना, कम से कम इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि आपको पता लगे, आपके पास मालूमात पूरी हो कि असल में ये इंडस्ट्री चल कैसे रही है। अच्छा मैडम, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी भी हम जब भी कोई किसी ब्रांड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो ऑन रिकॉर्ड होता है, उसमें जालसाजी की, करप्शन की, चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो रिटेल स्टोर्स पर कहीं ना कहीं लोग चोर रास्ते निकाल लेते हैं, ऑनलाइन तो नहीं है। आपको इनकरेज करना चाहिए कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, ताकि आपका जो ड्यू टैक्स है वो आप तक पहुँचे, वो चाहे GST है, वो चाहे वैट है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के अंदर आता है। अब ये जो टैक्सेस लगेगा अंदाजन, और अभी तक के जो फिगर्स के मुताबिक, क्योंकि जब तक बजट अप्रूव नहीं होता, अभी बहस चल रही है, कितना टैक्स लगेगा और ऑनलाइन शॉपिंग आम आदमी के लिए बताएं कितनी महंगी हो जाएगी? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, तो आप अगर 1000 की शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर टैक्स लग रहा है, और जो कम अमाउंट है वो आप ऑन स्टोर जाके परचेज कर लें, उसके ऊपर कम लग रहा है। ठीक है, अब लेकिन बैक एंड मतलब अगर आप वही चीज़, हाँ, वही सेम चीज़, अगर 1000 रुपए की एक चीज़ है, एक चीज़ अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको वो महंगी मिलेगी। अगर आप स्टोर पर जाकर ले रहे हैं तो वो आपको सस्ती मिलेगी, जो कि इनकरेज कर रहा है कि आप जाकर खरीदें। ठीक है, एक तो ऑनलाइन शॉपिंग ने कन्वीनियंस क्रिएट की थी आवाम के लिए। ठीक है, बहुत सारी खवातीन होती हैं जिन्हें बहुत कुछ खरीदना पड़ता है। ये कन्वीनियंस हुकूमत के लिए थी, आपकी सड़कें इस्तेमाल नहीं होती थी, आपकी ट्रैफिक जैम नहीं होती थी, आपका जो एनवायरनमेंट का इतना बड़ा इशू चल रहा है उसमें कोई हर्डल्स नहीं है। इट हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अच्छा, बिजनेस ग्रो रहा है। आप सोचिए कि कितने लोग हैं जो ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं। हाँ। ये टैक्स किसी ना किसी तरह सबको पे असरअंदाज होगा। बिल्कुल सही। और आप यकीन जाने, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना एक एडिक्शन है, बिल्कुल एक तरह से लोगों के लिए, कि देख रहे होते हैं आप स्टोर पे जाकर फिर भी चीज़ छोड़ आते हैं, ऑनलाइन आप कहते हैं अच्छा चलो ले लेते हैं। तो एक तरह से एक बिजनेस चल रहा था, बीइंग अ फीमेल, मुझे ये लगता है। लेकिन
अब मुझे लगेगा कि अगर इसमें ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, मैं कहूँगी वो पहले ही टैक्स और ऑनलाइन के ऊपर जो राइडर की फ़ीस होती है और डिफरेंट और चार्जेस होते हैं, उनकी वजह से ज़ाहिर बात है उनके बजट से आउट होती हैं चीज़ें, तो वो नहीं खरीदती फिर वो थी। यही कहेंगे और अब इसके ऊपर मज़ीद टैक्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इनकरेज नहीं कर रहा किसी भी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग को एज अ लाइक आम लोगों के लिए। सही है। तो आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो नहीं कर रही है, यहाँ पे बेसिकली आप उसको सरप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप टैक्स लगाकर उसमें से जो ग्रो करती हुई एक इंडस्ट्री है अपना हिस्सा लें, आप उसको डाउन कर रहे हैं कि ना हुकूमत को मिले और जो रोजगार कोई लगा हुआ था, जिसका जो कमा रहा था, वो भी चला जाए। अच्छा, सर कोई मशवरा, कोई मालूमात जो आप हुकूमत के साथ शेयर करना चाहें कि जब फाइनल बिल पास होने लगे तो कम से कम इन पॉइंट्स को ज़हन में जरूर। अच्छा, मैं भी समझता हूँ कि कोई बंदा भी इतना नहीं होता अपने मुल्क के लिए कि उसे पता हो कि मैं नुकसान कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये लाइल्मी में किया है इन्होंने, इन्हें पता नहीं था क्योंकि इन्होंने कंसर्न लोगों के साथ बात नहीं की। क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है, इसके बारे में मालूमात हर बंदे के पास नहीं है और इसका एक मैकेनिज्म है जिसे सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि कॉमर्स इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठें और जो मुल्क में ऑनलाइन बिजनेस जनरेट हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकने की कोशिश ना करें। तो जब बल्कि तक आप फैसिलिटीज दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड करें। अच्छा, दुनिया भर में दे रहे हैं लोग ना, और अच्छे हम चाहें भी तो इसे रेवोल्यूशन को रोक नहीं सकते। लोगों ने ऑनलाइन खरीदना है, उन्हें आसान लगता है, उन्हें सहूलत मिलती है, तो आप उस सहूलत का हिस्सा बने, ना कि लोगों को ज़हमत देने की कोशिश में करें। मुझे यकीन है गवर्नमेंट ये बात ज़रूर लेगी। इसमें एक और चीज़ ये ऐड करनी चाहिए कि हमें सारे बिजनेसेस को, ई कॉमर्स बिजनेसेस को एक ही साथ टैक्स नहीं दे देना चाहिए। आपको टीयर वाइज उसको स्लैब में डिवाइड करना चाहिए और हर बिजनेस की कैटेगरी के अगेंस्ट आपको टैक्स डिफाइन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ मौजूद है। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे क्योंकि ख़वातीन एम्पावरमेंट की बात भी होती है और एंटरप्रेन्योर्स की बात भी होती है जो ई कॉमर्स की बिज़नेस के साथ जुड़ी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ सजेशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या है, क्या ई कॉमर्स एसोसिएशन कुछ सॉल्यूशन भी लेकर आई है गवर्नमेंट के लिए जिन पर वो गौर कर सकें और अपना एजेंडा जो है वो एक प्रोडक्टिव वे में पेश कर सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम बात करें ई कॉमर्स एसोसिएशन की और उनके एतराज़ात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी उस बजट स्पीच में या बजट के अंदर उस तरह से डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अगर उसकी आप लेंथ में जाएं, डिटेल्स में जाएं, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है अगर ये अप्रूव हो जाता है। तो असल में इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इस बूम करती हुई इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट बनने के बजाय, फैसिलिटेट करने के बजाय अपना हिस्सा लेने के लिए तो आ गई है, लेकिन किस तरह से वो मैनेज होगा आगे अगर ये अप्रूव हो जाता है तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इस एसोसिएशन के चेयरमैन और सदर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? और सब एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री ओवर द ईयर्स, स्पेशली कोविड के बाद, एक बाकायदा इंडस्ट्री इस तरह से बन गई कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना ट्रस्ट उसके ऊपर देना शुरू किया। ई कॉमर्स के तहत ब्रांड्स ने लोगों को बड़ा फैसिलिटेट करना शुरू किया, बड़ा पैसा भी लगाया, टीम्स हायर की, पूरा एक तरह से एक अपना सेटअप जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग किया। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट चाह रही है जी हमें इसमें टैक्स भी चाहिए और हम इसको डिफरेंट तरह से मॉनिटर, जो भी उनकी जो शराइत हैं जिस तरह से वो सामने लेकर आए। कैसा देख रहे हैं आप इसको? क्या ये बूम करती हुई इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे डिसीजंस अपार्ट फ्रॉम टैक्स, या हर्डल क्रिएट होगा? मिस, थैंक यू सो मच। आप हमारी आवाज़ बन रही है इस हमारे कॉज के लिए। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड फील हो रही हैं कि वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को के लिए वो डिज़ाइन की गई, ठीक है। अब उनकी जो पॉलिसीज़ थी या उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी, उसमें जो हमारा सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि उस पॉलिसी मेकिंग में आपने उन मेजर स्टेक होल्डर्स को ऐड नहीं किया या उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स के टैक्सेस की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास एक सेगमेंट है जो कि इंडस्ट्रियली से बड़े ब्रांड्स का है, वो ऑलरेडी उस टैक्स स्लैब में है, वो ऑलरेडी वो टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा चंक है वो है एसएमईज़ का, वो है उन छोटे लोगों का जो घर से बैठ के या अपने बहुत छोटे ऑफिसेज बना के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका अभी वो कामयाबी उनको शायद नहीं मिली, बट वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी तादाद है सबसे बड़ी एसएमईज़ की, उन फ्रीलांसर्स की, इन स्टूडेंट की, स्मॉल बिजनेसेस की। बिल्कुल। अब उनके ऊपर वो टैक्सेस जो ऐड हो गए वो एक पहाड़ की तरह टूट के गिर गए उनके ऊपर, ठीक है। उनके पास मार्जिन्स नहीं है, उनके पास जो वो सरमायाकारी थी वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी डेवलपमेंट में लगा दिया। अब उनके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उनके पास वो मार्जिन्स भी नहीं मिलते हैं,
ठीक है, जो कि एक बड़े इंडस्ट्रीज को मिल रही है, बड़े ब्रांड को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका एमओपी बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पेंडिंग या उनकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास वो मार्जिन है। अब ये टोटल बैलेंस इट आउट विद रिटेल स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, तो समहाउ कहीं ना कहीं उनका उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना इन लोगों का हो रहा है जिन्होंने खुद अपना स्टार्टअप किया। इन लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ क्योंकि ये उस टैक्स स्लैब के अंदर ऐड हो गए। बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी उसी स्लैब में थे, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर उनके ऊपर वो 1% या 2% टैक्स ऐड भी होता है तो वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। और उसको भी काउंटर करने के लिए अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दी कि आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो उसका टैक्स और है, कैश पे करते हो तो उसका टैक्स और है। अच्छा, और ये कार्ड से कम है और हाँ, अब कैश आपका जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आपको कार्ड से टैक्स कम करना चाहिए। आपने कार्ड से टैक्स को बढ़ा दिया, उल्टा कर दिया। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में कार्ड से पे करें तो आपको टैक्स कम है, आप कैश पे करो तो आपको ज्यादा। यहाँ उल्टा कर दिया, कार्ड से ज्यादा कर दिया, कैश को कम कर दिया। अब आप कैश इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो, उसको बूस्ट कर रहे हो, या इस डिजिटल दौर की डिजिटल करेंसी को, डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हो, जो कि शायद एक बात की भी गई थी बजट से पहले कि ये डिजिटल दोस्त इकोनॉमी बजट होगा, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हमें नज़र आ रहा है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई क्रिस्टल क्लियर वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है कि एक्चुअली में पॉलिसी है क्या, एक्चुअली में टैक्स कितना लगाया जा रहा है। वो कहीं पे 18% आ रहा है, कहीं पे 2% आ रहा है, उनकी स्पीच में कुछ और लिखा हुआ है, उनके ड्राफ्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। और कन्फ्यूजन की वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो यही है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको शायद इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उस डिसीजन मेकिंग कमेटी में शायद कोई फ्रीलांसर नहीं है, कोई एसएमई नहीं है, बेसिकली इंफॉर्मेशन का फुकदान लगा के मालूमात नहीं है, प्रॉपर्ली बैकग्राउंड की, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए। अब जैसे एक और वहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जो पॉइंट है कि वो टैक्स कलेक्शन करेगा कोरियर कंपनी के अगेंस्ट ये एसएमईज पहले ही महाज खोल के खड़े हुए कि हमारी पेमेंट्स टाइम पे नहीं आती, हमारे ऑर्डर रिकॉन्सिलेशन नहीं होती है। कोरियर कंपनी की एक लिमिट है, ठीक है। अब वो अपने उस लिमिट से एग्जॉस्ट जाके, इस लिमिट से बाहर जाके एक्स्ट्रा बर्डन कैसे बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। ये बहुत से सवालात हैं, जो गवर्नमेंट ने जवाब देने हैं इन दी एंड। क्योंकि टाइम मेरे पास कम है तो मैं सिर्फ आखिर में सजेशंस की तरफ जाना चाहूँगी कि कोई भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, कोई भी जब सजेशन दिया जाता है तो हमेशा ये बात की जाती है कि अब कुछ सोल्यूशन भी दें। तो बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं अगर हम इसको क्विकली कर लें तो? जी देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अगेन आप ये कहें कि सबसे पहले कि हम टैक्सेस के खिलाफ नहीं हैं, हम चाह रहे हैं टैक्सेस लगे, हम भी चाहते हैं कि जी सिस्टम के अंदर उस सब चीज़ों के जो कोई मकसद ये हासिल करना चाहते हैं उस पर आप सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ें लगाई गई है ना वो बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करें उन सब मकसद को जो आप हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रजिस्टर्ड हो, लेकिन आपने दूसरी तरफ ई कॉमर्स पे जो टैक्स रजिस्टर्ड है वो या जो नहीं है, दोनों पे मुसावी यानी कि 2% सेल्स टैक्स लगा दिया, तो आपने तो कोई डिफरेंस रखा ही नहीं है इसके अंदर। तो आप सबसे पहले ये करें कि कोई फ़ायदा दे उनको जो कि रजिस्टर्ड हो, लोग रजिस्टर्ड हो और उनको फ़ायदा मिले, तो उनको एक जो है ना ये चेंजेस करनी चाहिए। दूसरा ये कि आपने 10,000 रुपये की अगर कोई चीज़ खरीदता है तो उसके अंदर कोई अगर पेमेंट डिजिटली कर रहा है तो उसको 100 रुपये टैक्स कर दिया है, और अगर वो कैश से कर रहा है तो उसको 25 रुपये कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है सर? जी बिल्कुल, आप डिजिटल से जो पेमेंट कर रहे हैं उसको कम टैक्स करें और COD पे जो है ना ज़्यादा करें, ताकि लोग कम से कम कैश ट्रांजेक्शन करें। 90% हमारी सारी इकोनॉमी है ही कैश और डिलीवरी, तो आप तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। आपने 59 बिलियन जो आपने टैक्स का एक हज़फ रखा है वो आपने इस सेक्टर से कलेक्ट करना है, लेकिन वो आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे जो पॉलिसी आपने लगाई है। तो इसको इन चीज़ों को चेंज करें। दूसरा ये कि स्मॉल रिटेलर, स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कोई बेनिफिट दे, कोई स्लैब बना ले कि कोई 3 मिलियन का जो टर्नओवर है, 5 मिलियन का जिसका सालाना टर्नओवर है, उसको आप टैक्स एग्जेम्प्ट कर दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। बाकायदा सिस्टम और मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत थी, सिर्फ टैक्स इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड आई रियली होप कि आपकी ये सजेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो उनको ज़रूर अपनी बजट अप्रूव करने से पहले अपनी कंसिडरेशन में लेकर आएँ। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।